अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद स्क्वायर फार्मेसी पे आप सबका स्वागत है। विफार्मा सेकेंड सेम के पैथोफिजियोलॉजी के 2 नंबर के शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के में आ चुके हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया विथ एग्जाम्पल। अब दोनों के बीच में अंतर बताना है एग्जाम्पल के साथ। हाइपरट्रॉफी होता क्या है? जब इंडिविजुअल सेल जो कि आपके टिश्यू ऑर्गन में उपस्थित हैं वो अपनी साइज़ बढ़ा ले, बिना अपने तादाद को, अपनी क्वांटिटी को बढ़ाए हुए, मींस कि अपने नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाए हुए वो अगर सिर्फ अपनी साइज़ को बढ़ाए तो उसे कहते हैं हाइपरट्रॉफी। ये एक्चुअली होता क्यों है? जब सेल पे लोड पड़ता है, वर्क लोड या डिमांड जब बढ़ती है तो उसके चलते वो सेल क्या करती है, ग्रो करती है, अपनी साइज़ बढ़ाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारी स्केलेटल मसल होती है, तो जब एक्सरसाइज आदमी करता है या कोई पर्टिकुलर चीज़ की ट्रेनिंग लेता है, फिज़िकल एक्टिविटी करता है, तो हमारी जो मसल है, स्केलेटल मसल है, उस पर वर्क लोड बढ़ता है और उसके चलते स्केलेटल मसल अपनी साइज़ को बढ़ाता है। तो ये कहलाता है हाइपरट्रॉफी। अब हाइपरप्लेसिया देख लें तो इसमें जो हमारी सेल्स होती हैं, जो कि आपके टिश्यू ऑर्गन में उपस्थित होती हैं सेल्स, वो अगर अपने नंबर्स को बढ़ाएं, अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएं, तो उसे कहते हैं हाइपरप्लेसिया। अब ये ऑकर कैसे होती है? तो जनरली कई टाइप के फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से एग्जांपल तौर पर अगर हम देखें तो हार्मोन्स, उसके चलते सेल की साइज़, सेल का नंबर बढ़ता है। और टिश्यू अगर डैमेज हो जाए उसके चलते सेल डिवीज़न होता है, तो ये अपनी नंबर को इंक्रीज़ करते हैं। एग्जाम्पल अगर देख लें तो प्रेगनेंसी के दौरान यूटेरस का ग्रोथ होता है, तो उसमें जो सेल की साइज़ होती है वो अल्टीमेटली इंक्रीज़ होती है, जो कि फीटस के डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। क्वेश्चन 2, डिस्कस इन ब्रीफ मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में थोड़ा से संक्षिप्त में लिखना है। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता क्या है? तो एक तरह का ये भी आपका ब्लड डिसऑर्डर है। आरबीसी जो आपका होता है वो इमेच्योर और एबनॉर्मल तरीके से लार्ज हो जाता है। रीज़न क्या है इसके पीछे का? तो कुछ विटामिन्स होती हैं जिसकी कमी के चलते ये होता है, जैसे विटामिन B12, फोलिक एसिड। जब इसकी कमी होती है तो आरबीसी में डीएनए की जो सिंथेसिस होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। जब डीएनए प्रॉपर तरीके से सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा तो सेल प्रॉपर डिवाइड नहीं हो पाती, और जिसके चलते ये लार्ज हो जाती है। ठीक है, और लार्ज होने की वजह से इसकी जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की एबिलिटी है वो भी इम्पेयर्ड हो जाती है, और अल्टीमेटली एनीमिया ऑकर होता है। सिम्टम्स अगर हम देखें मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को बहुत ज़्यादा फटीगनेस होगी, बहुत वीकनेस लगेगा, स्किन उसकी येलो हो जाएगी, पेल येलो। ठीक है, ब्रीथिंग उसकी शॉर्टनेस हो जाएगी, बहुत रैपिड सांस लेना शुरू कर देगा। क्वेश्चन 3, डिफाइन हेपेटाइटिस एंड राइट इट्स वेरियस टाइप। हेपेटाइटिस क्या है और इसके वेरियस टाइप कितने होते हैं? तो हेपेटाइटिस जनरली इन्फ्लामेशन को कहते हैं, मतलब लीवर में इन्फ्लामेशन का ऑकर होना। अब ये किस वजह से इन्फ्लामेशन ऑकर होता है लीवर में? तो डिफरेंट फैक्टर्स है। एग्जांपल के तौर पे जैसे अल्कोहल है, ड्रग, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, वायरसेस, इसके चलते हेपेटाइटिस ऑकर होता है। अब ये टाइप अगर हम देखें तो सेवरल टाइप्स होते हैं इसके, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस जी, हेपेटाइटिस ई, ये आपके हेपेटाइटिस होते हैं। अगर देख लें हेपेटाइटिस ए किस वजह से होता है, तो ये आपका वायरल इन्फेक्शन है। यूजुअली जो कंटामिनेटेड आप फूड और वाटर लेते हो उसके थ्रू होता है। हेपेटाइटिस की बात करें बी की, तो ये भी आपका वायरल इन्फेक्शन है। ये आपके ब्लड है, बॉडीली फ्लूइड, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ये होता है। तीसरा अगर हेपेटाइटिस सी की बात करें तो ये भी आपका वायरल इन्फेक्शन है, और ये प्राइमरी ट्रांसमिट कैसे होता है? ब्लड से कांटेक्ट के चलते ये ट्रांसमिट होता है। जैसे कोई नीडल के थ्रू ट्रांसमिशन हो गया या ट्रांसफ्यूज़न हो रहा हो, उसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। हेपेटाइटिस डी की बात करते हैं, ये भी आपका वायरल इन्फेक्शन है, और ये आपके जैसे हेपेटाइटिस बी ऑकर होता है, ऐसी ही हेपेटाइटिस डी भी ऑकर होता है।
हेपेटाइटिस सी की बात करते हैं, ये भी वायरल इन्फेक्शन है, जैसे हेपेटाइटिस ए ऑकर होता है, ऐसी टाइप आपका हेपेटाइटिस ए ऑकर होता है। अगला क्वेश्चन 4, इनलिस्ट द कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। सेल इंजरी के कॉजेज कौन कौन से हैं उसके बारे में लिखना है। तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं। पहला हम देख लें फिजिकल फैक्टर, जिसके अंदर ट्रॉमा, हीट, रेडिएशन, इसके चलते सेल इंजरी होती है। दूसरा केमिकल एजेंट, टॉक्सिन्स, ड्रग, पॉल्यूटेंट्स। तीसरा इन्फेक्शियस एजेंट जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स। हाइपोक्सिया मतलब कि ऑक्सीजन का लेवल कम होना, मतलब सेल तक ऑक्सीजन जो डिमांड है सेल की उसमें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती, तो वो हाइपोक्सिया कहलाता है। तो रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई टू द सेल। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, ऑटो इम्यून या एलर्जीज के कारण। जेनेटिक फैक्टर, इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, इन्फ्लामेशन, एजिंग। तो ये सारे क्या हैं, कॉजेज़ हैं जिसके चलते सेल इंजरी ऑकर होती है। क्वेश्चन 5, डिफाइन सीजर्स एंड क्लासीफाई इट्स टाइप। सीजर क्या होता है और उसको क्लासीफाई करना है। तो सीजर जनरली कहते किसको हैं, सडन अनकंट्रोल्ड जब इलेक्ट्रिकल फायरिंग होती है ब्रेन में, तो उसके चलते फिजिकली और बिहेवियर बॉडी में चेंजेस आते हैं, वही आपका कहलाता है क्या, सीजर। आम भाषा में जिसे कहते हैं झटके आना। और भी कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ब्रेन में इंजरी हो जाना, इन्फेक्शन का हो जाना, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये भी कारण बनते हैं किसके, सीजर्स के। अगर हम इसके टाइप्स पे बात करें तो 2 टाइप के ये होते हैं, एक जनरलाइज सीजर होता है, दूसरा फोकल सीजर। जनरलाइज सीजर जो कि आपका पूरे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस कॉज करता है और ये दोनों हेमिस्फीयर पे इम्पैक्ट डालता है। एचपी में आपने पढ़ा होगा ब्रेन के बारे में, तो पता होगा हेमिस्फीयर क्या होता है। अब जनरलाइज जो सीजर होते हैं ये भी कई टाइप के होते हैं, जैसे टोनिक क्लोनिक, जिसे फॉर्मली ग्रैंड माल के नाम से जानते हैं। एब्सेंट सीजर होता है, पेटिट माल के नाम से जानते हैं। एटोनिक, मायोक्लोनिक सीजर, ये इसके सब टाइप्स हैं किसके, जनरलाइज सीजर के। फोकल या पार्शियल सीजर, तो ये ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया में, पूरे ब्रेन में नहीं, कुछ एरिए पे इलेक्ट्रिक का जो डिस्टर्बेंस ऑकर होता है उसके चलते सीजर ऑकर होता है, जिसे कहते हैं पार्शियल सीजर या फोकल सीजर। अब इसके भी सब टाइप्स अगर हम देखें तो सिंपल पार्शियल सीजर होता है और दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। सिंपल पार्शियल सीजर फोकल अवेयर सीजर भी कहते हैं और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर को फोकल इम्पेयर्ड अवेयरनेस सीजर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, डिस्कस द टाइप्स ऑफ ऑस्टियोप्रोसिस विथ एम्फेसाइज ऑन इट्स कॉजेज। ऑस्टियोप्रोसिस के टाइप्स बताने हैं और रीज़न क्या है जिसके चलते ऑस्टियोप्रोसिस ऑकर होता है। तो पहले ऑस्टियोप्रोसिस जान ले क्या होता है। ये ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बोन क्या होती है, वीक हो जाती है, मतलब जो कैल्शियम वगैरह होते हैं वो ज़्यादा निकलना शुरू हो जाते हैं बोन से। रिसॉर्प्शन ऑकर होता है जिसके चलते बोन बहुत वीक हो जाती है और फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। ऑस्टियोप्रोसिस के टाइप्स अगर हम बात करें तो जनरली ये 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी ऑस्टियोप्रोसिस और सेकेंडरी ऑस्टियोप्रोसिस। प्राइमरी ऑस्टियोप्रोसिस ये किससे रिलेटेड करता है, तो ये आपके एज और हार्मोनल चेंजेस के चलते ऑकर होता है। अब प्राइमरी जो ऑस्टियोप्रोसिस है फर्दर इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोप्रोसिस कहते हैं और दूसरा एज रिलेटेड ऑस्टियोप्रोसिस। पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोप्रोसिस में क्या होता है कि जब वुमेन का मेनोपॉज ऑकर हो जाए उसके बाद उनकी बॉडी में जो एस्ट्रोजन का लेवल होता है वो डिक्रीज़ होता है और उसके चलते बोन लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं फीमेल्स में और ऑस्टियोप्रोसिस ऑकर हो जाता है। दूसरा एज रिलेटेड ऑस्टियोप्रोसिस अगर हम बात करें तो ये मेन और वुमेन दोनों में होता है। एज फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है जिसके चलते बोन वीक होती है और ऑस्टियोप्रोसिस के चांसेस हाई हो जाते हैं। दूसरा हमारा है सेकेंडरी ऑस्टियोप्रोसिस। तो सेकेंडरी जो ऑस्टियोप्रोसिस आकर होता है इसमें डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस के चलते ये बोन लॉस होता है। जैसे एग्जांपल तौर पे हार्मोनल डिसऑर्डर्स जैसे हाइपरथायरॉइडिज्म आकर हो जाए तो ऑस्टियोप्रोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी आकर हो जाए जैसे कैल्शियम या विटामिन डी की कमी हो जाए तो इसके चलते ऑस्टियोप्रोसिस आकर होता है।
कुछ क्रोनिक डिजीजेज जैसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस का आकर होना, इसके चलते ऑस्टियोपोरोसिस आकर हो जाती है। और कुछ मेडिसिन हैं अगर लंबे समय तक अगर इस्तेमाल किया जाए तो भी ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, आउटलाइन द क्लिनिकल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के साइंस क्या हैं उसके बारे में लिखना है। तो जब भी इन्फ्लामेशन कहीं पे आकर होता है तो 5 उसके कार्डिनल साइंस होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन्फ्लामेशन है। जैसे रेडनेस आकर हो जाती है जहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, वहाँ पे आप टच करेंगे तो आपको गर्मी का एहसास होगा, हीट आकर होता है। वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, स्लाइडली वो एरिया स्वेल कर जाता है, पेन का एहसास होता है और वहाँ पे जो सेल्स उपस्थित होती है उसका फंक्शन क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो ये 4-5 आपके कार्डिनल साइंस है इन्फ्लामेशन के। अब रेडनेस को र्यूबर कहते हैं, ये नाम याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है र्यूबर। अब र्यूबर क्यों आकर होता है, चूँकि उस पर्टिकुलर एरिया में जब इन्फ्लामेशन होता है तो वहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का बहाव वहाँ पे बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। दूसरा, हीट क्यों आकर होता है, तो ब्लड फ्लो के बढ़ने की वजह से और कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी के चलते वहाँ पे हीट आकर होता है, जिसे कैलोर कहते हैं। तीसरा, सोइलिंग, जिसे ट्यूमर के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहते हैं, तो ये आपका फ्लूइड का उस पर्टिकुलर एरिया में एक्युमुलेशन हो जाता है, ठीक है, जिसके चलते उस पर्टिकुलर एरिया में सोइलिंग आ जाती है। पेन, ये डॉलर, तो पेन क्यों होता है, कुछ आपके इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स वहाँ से रिलीज़ होते हैं, नर्व सेल उपस्थित होती हैं जिसकी वजह से पेन का एहसास होता है। लॉस ऑफ फंक्शन, फंक्शियो लीजा के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके उस पर्टिकुलर एरिया के फंक्शन को इम्पेयर करने का काम करता है, मतलब वो पर्टिकुलर एरिया डिसफंक्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, डिफाइन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता क्या है, तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को हम कॉमनली हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। अब ये होता कैसे है, तो जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है जिसे कहते हैं कोरोनरी आर्टरी, जब उस कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज ऑकर होता है तो ब्लड की सप्लाई इंटरप्ट होती है, मतलब हार्ट तक ब्लड प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पाता है। तो हार्ट की जो मसल है, मायोकार्डियल मसल, वो क्या होती है, वीक होना शुरू हो जाती है। और जब प्रॉपर इंटरप्ट हो जाता है, ब्लड नहीं पहुंच पाता, तो उसको न्यूट्रिशन ऑक्सीजन मिलता नहीं है और वो सेल क्या हो जाती है, डेड होना शुरू हो जाती है, और जिसके चलते हार्ट अटैक आकर होता है। अब अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो चेस्ट पेन होगा, ठीक है, ब्रीथ जो होगी वो शॉर्ट हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगा, और हार्ट का जो फंक्शन है वो डैमेज हो जाएगा, जिसके चलते हार्ट अटैक आकर होगा। अगला क्वेश्चन, राइट द रिस्क फैक्टर ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क फैक्टर लिखने हैं। बहुत से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस में, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा बढ़ जाए और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा घट जाए। बैड में जैसे एलडीएल आता है, वीएलडीएल आता है, इसकी मात्रा बढ़ जाए। गुड में जैसे एचडीएल आता है, इसकी मात्रा घट जाए। तो क्या होता है कि प्लेक का फॉर्मेशन होता है आर्टरी में। एथेरोस्क्लेरोसिस उसे कहते हैं कि प्लेक का फॉर्मेशन होना आर्टरीज में। दूसरा है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के चलते भी एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, चूँकि ये आर्टियल वॉल को क्या करता है, डैमेज करता है, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस ऑकर होता है। स्मोकिंग तीसरा फैक्टर है। टोबैको जो स्मोकिंग करते हैं वो भी आपके ब्लड वेसल को डैमेज करता है, जिसकी वजह से प्लेक का फॉर्मेशन होता है, और एचडीएल का कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो रिड्यूस होता है इसमें। अगला फैक्टर डायबिटीज़ है। तो अगर अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर का लेवल है तो इसके चलते भी एथेरोस्क्लेरोसिस ऑकर हो सकता है। ओबेसिटी अगला फैक्टर है। जब एक्सेस बॉडी वेट हो जाए तो इसमें इन्फ्लामेशन के चांसेस हाई हो जाते हैं, मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, और ये क्या किसको प्रमोट करता है, एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रमोट करता है। ऐसी आपकी लाइफ स्टाइल है, आपके खान पान है, फिजिकल एक्टिविटी है, फैमिली हिस्ट्री है, एज, जेंडर, पुअर डाइट, स्ट्रेस, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस हाई रहते हैं। अगला क्वेश्चन, डिफाइन हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को डिफाइन करना है। तो हीमोफीलिया जनरली जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है,
ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जैसे फैक्टर 8 और फैक्टर 9, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, इनकी कमी की वजह से, इनकी डिफिशिएंसी के चलते ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। और अगर कहीं पे भी डैमेज होता है ब्लड वेसल का तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, ब्लीडिंग बहुत लंबे समय तक होती रहती है। तो इसको मैनेज करने के लिए कुछ मेडिकल का ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ता है, दवाई वगैरह, जिससे हम ब्लीडिंग को मैनेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्लासीफाई हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को क्लासीफाई करना है तो पहले हाइपरटेंशन होता है क्या जान लें। तो ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें ब्लड का प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। जो नॉर्मल है हमारा, एक तो स्टैंडर्ड होता है 120/80 mmHg, ठीक है। सिस्टोलिक 120 होता है, डायस्टोलिक 80 होता है mmHg, ये तो स्टैंडर्ड है। बट रेंज भी होती है इनकी, जैसे सिस्टोलिक की रेंज होती है 90 to 140 mmHg, इसके बीच में है तो नॉर्मल माना जाता है। ऐसी डायस्टोलिक की भी रेंज होती है 60 to 90 mmHg है, इसके बीच में है तो नॉर्मल माना जाता है। अब अगर इससे ज़्यादा हुआ तो फिर क्या होता है कि हाइपरटेंशन की कैटेगरी कहलाती है। अब हाइपरटेंशन दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसे हम एसेंशियल हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं, और दूसरा हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन के कॉज का पता नहीं है कि किस वजह से होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कॉज का पता होता है, ये कुछ कंडीशंस के चलते, कुछ रिस्क फैक्टर के चलते ये ऑकर होते हैं सेकेंडरी। अब यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा कि टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। तो प्री हाइपरटेंशन 120 to 139 mmHg अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है तो ये प्री हाइपरटेंशन है, नॉर्मल कहलाता है, ये कोई ऐसा हाइपरटेंशन नहीं है। ऐसी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 to 89 mmHg है तो भी ये नॉर्मल है। अब आते हैं हाइपरटेंशन स्टेज 1 में। तो देखिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है 140 to 159 mmHg है, वहीं पे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 to 99 mmHg है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेज कहलाएगा। सेकंड स्टेज अगर हम देखें तो 160 या उससे अधिक, ऐसी नीचे वाला 100 या 100 से अधिक, तो ये आपका सेकंड स्टेज का हाइपरटेंशन कहलाता है। और एक प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन ऑकर होता है जिसमें हार्मोन और एंजाइम का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, उसके चलते हाइपरटेंशन ऑकर होता है, तो उसे प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन कहते हैं।